अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक के वज़ीर आला का ऐलान कल किया जाएगा। चारशंबे को बेंगलुरु में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे CLP लीडर के नाम का ऐलान करेंगे। मंगल की शाम CM के ओहदे के दोनों दावेदार DK शिव कुमार और सिद्धारामैया दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर जाकर मिले। दोनों कायदीन 50-50 फॉर्मूले से सहमत नहीं है। दोनों कायदीन से मुलाकात के बारे में अब खड़गे सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात करने के बाद खड़गे कल बेंगलुरु जाएंगे। इस बीच जराये के हवाले से खबर ये भी है कि कर्नाटका के वज़ीर आला के ओहदे के लिए सिद्धारामैया का नाम लगभग तय हो गया है। DK शिव कुमार को लोकसभा इंतखाबात तक इंतजार करने को कहा गया। तब तक उन्हें डिप्टी CM बनाया जाएगा या फिर रियासती सदर के साथ 2 अहम वजारतें दी जाएंगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से महकमे ज़राअत और इमदाद बाहमी में एग्रीकल्चर ऑफिसर की जायदादों के लिए 16 मई को मुनक़िद शुदी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट के पेश नज़र 3 इम्तहानी मराकज़ पर 50-500 गज इलाके के अतराफ 4 या उससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर इम्तहान आयद कर दिया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि टेस्ट सुबह और दोपहर 2 औकात में मुनक़िद होगा। 16 मई को सुबह 6 बजे से 18 मई को सुबह 6 बजे तक 3 इम्तहानी मराकज़ के अतराफ ये इम्तनाई अहकाम नाफिज रहेंगे। ताहम ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स और दीगर कुछ सेक्शंस हैं जिन्हें इसे मुस्तस्ना रखा गया है। जगतियाल वाक़े में सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल कर देने के खिलाफ VHP और बजरंग दल ने आज मंगल को कोरटला बंद मनाया। VHP और बजरंग दल के कोरटला शाह की अपील पर आज मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने जगतियाल रूरल सब इंस्पेक्टर अनिल की मुअत्तली को बहाल करने के मुतालबे में बंद मनाया। ताहम बंद का असर जुज़वी देखा गया। कोरटला में आज सुबह से दुकानें, पेट्रोल पंप और दीगर शॉप्स बंद थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरटला में दर्जे हरारत में इजाफे के बायस सड़कें सुनसान देखी जा रही थी। बंद के पेश नज़र बास ताजरीन ने दर्जे हरारत में इजाफे को देखते हुए दोपहर तक बंद में हिस्सा लिया। एक हफ्ता कबल पेश आए जगतियाल वाक़े के बाद गुज़िश्ता हफ्ते को जगतियाल में बंद मनाया गया था। बादशाह ज़िले के धर्मपुरी में ज़ाफ़रानी तंजीमों ने बंद मनाया और आज कोरटला में बंद की अपील की गई थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मंगल को मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और दीगर कायदीन की मौजूदगी में 20 मारुति सुजुकी टूरिस्ट मॉडल कारों की अक़लियती इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम की, जो तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से फराहम की गई। ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ తరఫున మరియు డ్రైవర్ కమ్ ఓనర్ స్కీమ్ గా వచ్చిన వారందరికీ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఐ వెల్కమ్. हमारे उर्दू अकेडमी के चेयरमैन साहब, आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज और माइंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज साहब और हमारे बदर भाई साहब, हाफिज भाई साहब, गवर्नमेंट फ्लोर लीडर VC एंड MD श्रीमती कांति विस्ली साहबा और आज के प्रोग्राम में आए हुए तमाम भाइयों, खासतौर से मीडिया के भाइयों को, आज का जो प्रोग्राम है जो CM की हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम थी 900 का, उसमें आज 20 लाख तो बच्चे थे, आज तकसीम किए जा रहे हैं। मैं हमारे इम्तियाज साहब जो बहुत एक्टिव लीडर है और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ज देने के बाद उनकी बड़ी जरूरत रही कि माइनॉरिटीज के जो पेंडिंग इश्यूज है और खासतौर से
लोन स्कीम के बारे में अभी जिस तरह जाफर हुसैन साहब ने कहा कि औरतों को भी खासतौर से हमारी लेडीज के लिए तो घर बैठे रोजगार हासिल करने के लिए रिश्ते तकसीम करने की बात की है। जरूर बहुत जल्द स्कीम शुरू की जाएगी। 20,000 रिश्ते बहुत जल्द 1 महीने के अंदर जरूर तकसीम कर जाएंगे। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बिल के बारे में हमारे बलाला साहब को है लोन स्कीम के बारे में मैं इंशाल्लाह अभी उनसे एक बात कहा, इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद हमारे आनंद सीएम साहब से मुलाकात करेंगे, गुजारिश करेंगे। अभी विस्ती साहब भी ने कहा कि 2,46,000 एप्लीकेशन है, इंशाल्लाह 2,16,000 सारे पूरे लोगों को लोन दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये टीआरएस पार्टी जो आज बीआरएस पार्टी बनी है, जाफर साहब भी यहाँ पर ऑटो स्कीम में मैं आया था, 1,000 ऑटो सैंक्शन किए गए थे, 17 एप्लीकेशन आए थे, सारे के सारे लोगों को मुकम्मल दिया गया। उसी तरह जो लोन के तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज विस्तारा एयरलाइंस के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई, जिनमें हाजियों के डिपार्चर और अराइवल के इंतजाम को लेकर बातचीत की गई। इस मीटिंग में एयरपोर्ट मैनेजर गौरव लखनपाल और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। मरकजी वज़ीर सयाहत डी किशन रेड्डी ने मंगल को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी मुलाजमतों में 10 लाख अफराद के तकर्रुरात के लिए पाबंद अहद हैं। सिकंदराबाद में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि फिलवक्त पहले ही 3,60,000 मुलाजमतें पूरी की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी खिदमात में 9 मुकर्रर करदा मुलाजमीन को तकरीबन 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर की तकसीम के सिलसिले में ये तकरीब मुनक़िद की गई थी। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म निशानी के मुताबिक मखलूआ जायदाद पुर करने के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि चंद कानूनी मसाइल की वजह से ताख़ीर हो रही है। అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ రకమైనటువంటి సినిమాలు చూపించినటువంటి సంఘటనలు అనేక జరిగాయి. ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ చెప్పిన దాని ప్రకారం వాస్తవ కథ ఆధారంగా సినిమా నిర్మించామని చెప్పడం జరిగింది. रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीब आवाम की बेहतर सेहत पर हुकूमत अवलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने आज गोशा महल असेंबली हल्के के गन फाउंड्री के नेताजी कम्युनिटी हॉल और जामबाग डिवीजन के सुल्तानपुरा कम्युनिटी हॉल में नए कायम करदा बस्ती दवाखानों का रुकने काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। डॉक्टरों ने गन फाउंड्री के बस्ती दवाखाने में वज़ीर मौसूफ और मेहमानों के मुख्तलिफ तिब्बी मायने किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तिब्बी खिदमात को आम आदमी तक पहुँचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर शहर के स्लम इलाकों में बसने वाले गरीब आवाम की अक्सरियत की सेहत को बेहतर रखने के लिए कई बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में अब तक 350 बस्ती दवाखानों को कायम किया गया, जहां रोजाना हजारों गरीब अफराद इलाज से मुस्तफीद हो रहे हैं। కూడా చేయాలంటే ఈ రోజు ఏంటంటే మీకు డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ పోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే 1,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అవన్నీ కూడా ఇక్కడనే చెకప్ చేసి మీకు ఏదైతే నిమ్స్ హాస్పిటల్ కానీ గాంధీ కానీ ఉస్మానియాకు పంపించి రెండోది ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చి ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి హాస్పిటల్స్ మీద కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రజల ఆరోగ్యమే ముఖ్యమనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయం. అందుకే మీరు చూస్తే సిటీ స్కాన్ కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, క్యాథ్లాబ్ కానివ్వండి, మీకు అన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లకు ధీటుగా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి. ఒకప్పుడు నేను బిడ్డ సర్కారు దవాఖానా కట్టండి, ఈ రోజు నేను పోతే బిడ్డ సర్కారు దవాఖానా. కాబట్టి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యమే ప్రధానమైనటువంటి అంశం కింద మరి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. నేను మా యొక్క वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी और आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार के साथ मिलकर ई गरुड़ा के नाम से मौसूम माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक एसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
टीएसआरटीसी की जानिब से 50 ई गरुड़ा इलेक्ट्रिक एसी बसों को हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान चलाने का फैसला किया गया, जिनमें आज 10 बसों का मियाँपुर में इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बसों का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बाकी बसों को जारिया साल के आखिर तक मरहलावार असास पर मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई गरुड़ा इलेक्ट्रिक एसी बस काफ़ी असली नौयत की है, जिसमें मुसाफिरों को हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और विजयवाड़ा के रोड पर ये बसें हर 20 मिनट में एक चलाई जाएंगी। इस सिलसिले में एक मंसूबे को तैयार किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आने वाले 2 सालों में आरटीसी की जानिब से 1860 बसों को मुतारिफ करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने रियासत में किसानों के लिए बीज और खाद की बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाने के अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मरकज़ के साथ इश्तराक करते हुए खाद की मुनासिब सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रही है। बीज की दस्तयाबी, सरबराही और नकली बीजों पर कंट्रोल करने के मामले पर सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि आने वाले मानसून सीज़न के लिए तकरीबन 18 लाख क्विंटल बीजों की ज़रूरत है, जिनमें कपास, धान, मिर्च, मसूर दाल और दूसरे अक़साम के बीज शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत के शोबे से मुताल्लिक़ स्कीमत बशमूल रैतू बंधु, रैतू बीमा, बरखी और पानी की मुफ्त सरबराही, आबपाशी, बीजों और खाद की सरबराही पर 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बीजों की तैयारी के मार्केट पर खानगी कंपनियों ने अमलन अपना तसल्लुत कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन कंपनियों पर काबू पाया जाएगा। सदरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुथा सुकिना रेड्डी ने दावा किया कि कर्नाटक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद बीजेपी के कायदीन को अकल नहीं आ रही है। फिरका वाराना फसादात करवाना और इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का मकसद है, जिसकी साजिश की जा रही है। उन्होंने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक होश में नहीं आ रही है। 4 दिन गुजरने के बाद भी पार्टी कर्नाटक में वजीर आला का फैसला नहीं कर पाई। अवाम को अब सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी मुल्क की क़यादत कैसे करेगी। అధికారంలో రావాలి అనేటువంటి ఒక దురాలోచనతో వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా కనపడతారు. కర్ణాటకలో ఏం జరిగిందో దాని ద్వారానైనా కొంత గుణపాఠం నేర్చుకొని ఈ దేశం సెక్యులర్ దేశం, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఆలోచన మాత్రం వాళ్ళు కనపడదు. అదేవిధంగా 4 రోజులైతే కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చింది. కాంగ్రెస్ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా బుద్ధి వచ్చినట్టు కనపడుతుంది. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में बीजेपी को तकसीमी डिविजिव नैरेटिव यानी तकसीम के बयानिया कायम करने देने के मूड में नहीं है और वो अपने तरक्याती मंसूबे पर उसी तरह तवज्जो मरकूज करेगी जिस तरह उसने कर्नाटक में किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को लोगों की उमंगों का जवाब देना चाहिए और मजहबी जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। और कर्नाटका के लोगों ने ये दिखाया है कि सिर्फ तरक्की की अहमियत है। कांग्रेस मुस्बित एजेंडा तय करेगी और बीजेपी के थके हुए तफरका अंगेज बयानिए को ख़त्म करेगी। गांधी भवन में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ के मकामी लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक अपना मंशूर लेकर आएगी और ये ज़रूरी नहीं है कि वो कर्नाटक जैसा हो। सब का भी जवाब नहीं होता है इनके पास, तो जब कुछ बताने को नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप देश को बिजी रखोगे, मीडिया को व्यस्त रखोगे, ऑपोजिशन को भी आप बिजी रखना चाहोगे कि ताकि उनका ध्यान इन मुद्दों पर नहीं आए और ऐसे मुद्दों पर जाए जो मुद्दे देश में विवाद पैदा कर सकते हैं, जिन मुद्दों के आधार पर ये लोग अपनी राजनीति और आगे चला सकते हैं। कर्नाटक में भी यही कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने जितनी भी वहां रैलीज की, प्रोग्राम्स की, सब मिला के 48 प्रोग्राम्स किए और इन तमाम जगहों में 70% जगह पर भारतीय जनता पार्टी हारी। जहां जहां प्रधानमंत्री गए या रोड शो किया या रैलीज किया। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि वहां भी जहां प्रधानमंत्री को जाकर अपना लेखा जोखा देना चाहिए था,
he should have given an account of what all has been done for the state of Karnataka or the people of India. वहां भी जाकर प्रधानमंत्री बांटने की बात कर रहे थे। ऐसे ऐसे मुद्दे वहां लाने की कोशिश की गई। टीपू सुल्तान, केरला फाइल्स या केरला स्टोरी जो भी नाम है उसका, हलाल झटका, सब कुछ, हिजाब, हर मुद्दा कोशिश करके देख लिया। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की जुबान में बात करता है तो चिंता होती है। वही चिंता मैं आपसे साझा करने के लिए आज बात कर रहा हूं। यह चिंता इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है, दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, डर नहीं है कि मेरे बाद इस देश का क्या होगा। जिस तरह के एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा है कि कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के नतायज तेलंगाना में भी दोहराए जाएंगे। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए संपत कुमार ने कहा कि जहां कर्नाटका में बीजेपी इख्तिदार को 40% कमीशन वाली हुकूमत कहा जाता था, तेलंगाना में भी 30% कमीशन वाली बीआरएस हुकूमत है। इस बात का एतराफ़ खुद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किया है और उन्होंने अपनी ही पार्टी के अराकीन असेंबली पर दलित बंधु स्कीम में रिश्वत और कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगाया। परसों कर्नाटका इलेक्शंस में जैसा 40% कमीशन का भारतीय जनता पार्टी जो सरकार को गिराए, वैसी नेक्स्ट टारगेट कांग्रेस पार्टी का 30% कमीशन का तेलंगाना सरकार को गिराना है। वही टारगेट से जो कर्नाटका में जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन बढ़ गए थे, सेम वैसी तेलंगाना में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया। क्यों 30% बोल रहा हूँ? ये हमारा एलिगेशन है कि दलित बंधु में 3 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए दे रहे बोले तो 30% कमीशन ले रहे बोल के हम कंप्लेंट कर रहे, हम एलिगेशन कर रहे। मगर सीएम साहब खुद प्रगति भवन में एक्सेप्ट किया कि और एमएलए दलित बंधु में 3-3 लाख रुपए ले रहे, 30% ले रहे बोल के, 30% दलित बंधु में ले रहे, ये प्रूव्ड है, एक्सेप्टेड बाय सीएम है। मगर वो ओआरआर टेंडर में, नहीं तो कालेश्वरम में, नहीं तो सैंड में, माइन में, लैंड में, वाइन में और नईम केस में, वैसा बहुत सारे इश्यूज में 30% से ज़्यादा भी है। मगर जो एक्सेप्टेड 30% है वो बोल रहा हूँ, 40% सरकार का काम खत्म हो गया, अभी 40% का होगा, अभी 30% का तेलंगाना के ऊपर पूरा कांग्रेस का ध्यान रख के बराबर तेलंगाना में भी टीआरएस गवर्नमेंट को गिरा के कांग्रेस गवर्नमेंट को लेके आना बोल के हम भी कर्नाटक के जैसा एडवांस इलेक्शन प्लानिंग में है। और कर्नाटक में जो स्ट्रैटेजी प्लान करिए सो सुनील कनुगोलू हमारे भी वही स्ट्रैटेजिस्ट है। और कर्नाटक जैसा एडवांस एग्रीकल्चर डिक्लेरेशन हो गया, यूथ डिक्लेरेशन हो गया, परसों महिला डिक्लेरेशन होने वाला है। वैसी 2 लाख ऋणमाफी बोले और 5 लाख रुपए इंदिरम्मा इंटी के बारे में ऐसा एडवांस जा रहे। वही यूनिटी और कलेक्टिव डिसीजन से तेलंगाना में भी ये 30% भ्रष्टाचार सरकार को निकाल के कांग्रेस पार्टी को लेके आके पुराना जो वेलफेयर एक्टिविटीज को अमल करने के लिए पूरा बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने आज राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और मेमोरेंडम हवाले करते हुए उनसे मुतालबा किया कि वो जीएचएमसी का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद न करने के खिलाफ कार्रवाई करें। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने गवर्नर को वाकिफ करवाया कि शहर के अबतर हालात हैं, लेकिन अवामी मसाइल को पेश करने के लिए जीएचएमसी का इजलास मुनक्किद नहीं किया जा रहा है। और चंद रोज कबल जो इजलास मुनक्किद किया गया था वो चंद मिनटों में ही ख़त्म कर दिया गया। కౌన్సిల్లో మాట్లాడదామని క్వశ్చన్స్ చేస్తే కౌన్సిల్ గత 2.5 సంవత్సరాలలో 6 సార్లు కౌన్సిలింగ్ పెట్టబడింది। 6 సార్లు కూడా ఎన్నడూ కూడా ఎజెండా కంప్లీట్ కాలేదు। ఎప్పుడైనా మేము గట్టిగా ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగి నిలదీస్తే ఆమె ఓపిక లేక మీటింగు అర్జెంట్ అని లేచి వెళ్ళిపోతుంటుంది। రూల్స్ విరుద్ధంగా అధికారులు కౌన్సిల్ ను బైకట్ చేయడం అనేది ఈ యొక్క గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు జరగలేదు। దాని మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకొని దాని మీద సంబంధించిన అధికారుల మీద యాక్షన్ తీసుకొని
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापूराव ने मीडिया के बाद घोषणाओं की उन इत्तलात को गलत करार दिया जिसमें कहा गया कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके ताल्लुक से बाज़ मफाद हासिला गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए स्वयं बापूराव ने कहा कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, पार्टी कायदीन के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। उनकी लड़की की शादी की तकरीब में वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को दावतनामा दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी को भी दावतनामा देने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापूराव जो आदिलाबाद लोकसभा से नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे उस वक्त उनके निर्मल के साबिक रुकने असेंबली महेश्वर रेड्डी के साथ इख्तलाफात पाए जाते थे। ताहम महेश्वर रेड्डी अब बीजेपी में शामिल हो गए। फिर वक्त महेश्वर रेड्डी के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने इंतबाह दिया कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से मुताल्लिक़ गलत तशहीर करने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। కానీ అవగాహన లేకుండా అనేక రకాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో పోతున్నారు అనేది ప్రచారం చేస్తున్నారు. దయచేసి ఇలాంటి ప్రచారాలు మంచిది కాదు. వెంటనే మీరు ఇలాంటి ప్రచారాలను మానుకోవాలని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికీ కూడా తెలియకపోతే మీడియా మిత్రుల ద్వారా ఒకటే నేను చెప్పదలుచుకున్నా, ఒకవేళ నేను भारतीय जनता वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी और उनकी पार्टी की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर आईटी के टी रामाराव को एक हलफनामा यानी डिक्लेरेशन रवाना किया जा रहा है और इस बात का तयक़ुन लिया जा रहा है कि क्या वो इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि आइंदा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले इम्तिहानात के पेपर्स लीक नहीं होंगे। शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर से इस बात की वजाहत चाही कि वो ग्रुप 1 पेपर लीक में कौन सी अपोजिशन जमात शामिल है, उसका नाम वाज़ेह करें। उन्होंने बताया कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी गुज़िश्ता 3 साल से 1,90,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रही है। కూడా చేయలేదు కదా, ఆ బోర్డును రీకాన్స్టిట్యూట్ అయినా చేస్తే కనీసం కొత్త మనుషులు వచ్చారు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ అయినా ఉండేది కదా. కొత్తగా మనుషులు వచ్చారు కాబట్టి పాత పద్ధతుల ప్రకారం లీకులు కావు అన్న గ్యారంటీ అయినా ఒక రకంగా కల్పించిండ్రు. కానీ అది కూడా చేయలేదు కదా కేసీఆర్ గారు. మరి కేసీఆర్ గారు ఇంతవరకు నోరు విప్పలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పరీక్షలు పెడుతున్నారు, రేపు మళ్ళీ పరీక్షలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ లీక్ కాదు అన్న గ్యారంటీ ఏమిటి? టీఎస్పీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్ లీకులు మళ్ళీ లీక్ కావు అన్న గ్యారంటీ కేసీఆర్ గారు ఇవ్వగలడా, ఇస్తున్నాడా? ఇంతవరకు నోరనా విప్పలేదు కేసీఆర్ గారు. ఇది అన్యాయం కాదా? ఇది దుర్మార్గం కాదా? లక్షల మంది బిడ్డలు ఖర్చు పెట్టుకొని టైం కేటాయించి సంవత్సరాల తరబడి, అసలు మీరు 9 సంవత్సరాలుగా అసలు జాబ్లే ఇవ్వలేదు. 9 సంవత్సరాలుగా గ్రూప్ 1లో ఒక్కరు కూడా భర్తీ కాలేదు. ఇంత దారుణంగా सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस के सिलसिले में कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी को एक ताज़ा नोटिस जारी करते हुए उन्हें 19 मई को हाजिर होने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी के भांजे अविनाश रेड्डी को हिदायत दी गई है कि वो 19 मई को हैदराबाद में उसके इलाकाई दफ्तर में मरकजी एजेंसी के ऊपर हाजिर हों। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट को ये ताज़ा नोटिस इस वजह से जारी की क्योंकि वो साबिक़ा जारी करदा नोटिस की मुताबिक में एजेंसी के रूबरू हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने वक्त तलब किया था। अविनाश रेड्डी ने कहा था कि अपने हल्के इंतखाब में क़ब्ल तयशुदा मसरूफियात की वजह से वो मुख्तसर नोटिस पर एजेंसी के रूबरू हाजिर नहीं हो पाएंगे। रुकने पार्लियामेंट जो हैदराबाद में थे मंगल की सुबह ज़िले कड़पा के पुलिवेंदुआ के लिए रवाना हो गए और अपने आबाई टाउन जाने के दौरान ही उन्हें ताज़ा नोटिस मौसूल हुई। कड़पा के रुकने पार्लियामेंट से पहले ही सीबीआई 4 मरतबा पूछताछ कर चुकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट में उन्हें पेश की जमानत के लिए दरखास्त भी गुज़िश्ता माह ही दाखिल की थी, जिस पर 5 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल और उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से एक रोज़ा कौमी उर्दू सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस 28 मई को ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल हैदराबाद में मुनक़्क़िद की जा रही है। TUWJF का एक वफद
जो हबीब अली जिलानी कन्वीनर कॉन्फ्रेंस, सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, एम.ए. कादर फैसल, सैयद अजमत अली शाह नायब सदर, मोहम्मद जुबैर TUWJF पर मुश्तमिल था। उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन से मुलाकात की। इस मौके पर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने मुजवज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का पोस्टर जारी किया। इस कौमी कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों के उर्दू सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता उर्दू सहाफ़ियों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 25 मई से पहले ऑनलाइन गूगल फॉर्म दाखिल करना होगा। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत या फिर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए फ़ोन नंबर दिए गए हैं। ये नंबर्स हैं 9666306933, 9885157378। एक और नंबर है 9985937610। इन नंबर्स पर रब्त पैदा किया जा सकता है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद के पॉश इलाके फिल्मनगर में नया मकान खरीदा है। बताया गया है कि पीर की रात मोहम्मद सिराज ने अपने मकान की घर बरानी की। विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दीगर खिलाड़ियों के साथ हैदराबाद के फिल्मनगर में सिराज के नए मकान पहुंचे। RCB की टीम फिलहाल हैदराबाद में है। विराट कोहली, कप्तान कप्तान डेविड प्लेसी और केदार जाधव भी इस मौके पर मौजूद थे। RCB के खिलाड़ियों को मोहम्मद सिराज के मकान में दाखिल होते हुए एक वीडियो जारी की गई जो वायरल हो गई। सिराज के मकान पर कोहली और दीगर टीम के अरकान की मौजूदगी से मुताल्लिक वीडियो में कई खिलाड़ियों को मकान के अंदर जाता हुआ देखा गया है। महकमे मौसमियात ने मंगल को पेशकशी की है कि तेलंगाना में कहीं कहीं जुमेरात 18 मई को हल्की बारिश तब बूंदाबांदी का इम्कान है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि 17 मई को रियासत में मौसम खुश्क रहेगा और जुमे के अलावा हफ्ते को भी यही सूरत हाल रहेगी। तेलंगाना के कई मकामात पर पीर को आज़म तरीन दर्जे हरारत ज़ायद 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नलगुंडा में आज़म तरीन दर्जे हरारत 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा। कोरटला में खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बताया गया कि कोरटला टाउन से ताल्लुक रखने वाली सना नामी खातून ने टाउन के एक खानगी हॉस्पिटल में 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। 2 लड़कों का वजन फीकस 1 किलो 400 ग्राम बताया गया, जबकि लड़की का वजन 1 किलो 300 ग्राम था। डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा के अलावा तीनों बच्चे सेहतमंद हैं। खातून की ये तीसरी जच्ची थी जो सीजरियन के जरिए अमल में आई। तेलंगाना के कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने नाजायज़ ताल्लुक़ात का इल्ज़ाम आयद करते हुए बदनाम करने पर खुदकशी की कोशिश की। इस वक्त वो सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज है क्योंकि इस बेबुनियाद इल्ज़ाम को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुदकशी की कोशिश की। कामारेड्डी टाउन इस्लामपुरा की रिहायशी इस खातून ने बताया कि 2 साल कबल शादुल्ला नामी शख्स को उनके शोहर ने घर के कागजात रहन रखकर 30 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए थे क्योंकि उनकी बेटी खराबी सेहत से मुतासिर थी। जब रकम की वापसी का मुतालबा किया गया तो उनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुतासिरा ने हुक्काम से ख्वाहिश की है कि वो उनकी रकम वापस दिलवाए। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पेश आए सड़क हादसे में तेलुगु देशम पार्टी के साबिक रुकन असेंबली के नारायण रेड्डी शदीद जख्मी हो गए। रेड्डी जिले प्रकाशम के मरकापुरम के इंचार्ज हैं जो मरकापुरम से हैदराबाद जा रहे थे कि गिरजापल्ली के करीब उनकी कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। इसके नतीजे में ये कार उलट गई। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए मरीगोंडा पालम के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इस हादसे में उनका ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ है। शहर हैदराबाद में रोनमा सड़क हादसे में एक नौजवान जाम बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फैयाज साकिन मुश्क महल कल रात बजरिया RTC बस शादनगर से हैदराबाद वापस हुए। वारामगढ़ चौराहे पर बस से उतरने के दौरान गिर पड़े और उसी बस के पिछले टायर की जद में आकर हलाक हो गए। फैयाज रोजनामा रहनुमाए दक्कन के मुलाजिम बताए गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुदाखाने में महफूज कर दिया। मजीद तहकीकात जारी है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।